हाय, आई होप टेस्ट अच्छा गया होगा। आई रियली होप टेस्ट अच्छा गया है। बाकी अब हम उसका डिस्कशन चालू करें, तो लेट्स गो। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, असर्शन। असर्शन कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ml वाटर इज द सेम एज 18 ml वाटर वेपर। रीजन है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेल, रीजन तो सही है। इन जनरल एक स्टेटमेंट तो सही है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट असर्शन गलत चीज है। क्यों? क्योंकि 18 ml पानी और 18 ml वाटर वेपर में बहुत फर्क होता है यार। अगर 18 ml पानी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 18 अपॉन 22400 नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो गैसेस के लिए होता है कि एक मोल गैस की वॉल्यूम जो होती है वो 22.4 लीटर्स या 22400 ml होती है। ठीक है, तो लिक्विड के लिए तो नहीं यूज कर सकते। तो डेंसिटी इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml पानी का। तो मतलब 1 ml पानी का मास जो होता है वो 1 ग्राम होता है। तो 18 ml पानी का मास कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। 18 ग्राम का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 18/18, मोलर मास भी 18 होता है। एक मोल आ गया, एक मोल का मतलब है Na मॉलिक्यूल्स। एक मोल में Na मॉलिक्यूल्स होता है। 18 ml H2O गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो यहां हम कर सकते हैं 18/22400। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 18/22400 इंटू इंटू Na। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसमें इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? असर्शन ए इज इनकरेक्ट वाइल आर इज करेक्ट। आर एक सही स्टेटमेंट है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट ये असर्शन के लिए रीजन नहीं है, वो स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज x टाइम्स द रेडियस ऑफ फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आटम। ठीक है जी, रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है। रेडियस क्या होता है? a0 n² / z। तो रेडियस ऑफ लिथियम आयन इज इक्वल टू x टाइम्स द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन वाले का जो भी है। लिथियम के लिए कौन सा है यार? सेकेंड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन, तो a0 इंटू 2² अटोमिक नंबर होता है 3 इज इक्वल टू x इंटू a0 कौन सा? फिफ्थ ऑर्बिट 5² अपॉन 1। तो a0 से a0 जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4/3 इंटू 25, तो 4/75 आएगा x की वैल्यू, विच वॉज आंसर ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्पीशीज एक्सपेक्टेड टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। स्मॉलेस्ट आयन, अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 और हो जाएंगे तो ये N3- में नियॉन जैसा बन जाएगा, ये F- में बनेगा, ये O2- में बनेगा। आयंस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, सब में 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो N3- O2- F-, अटोमिक नंबर 7 8 9, इलेक्ट्रॉन्स 10 10 10। Z/E की रेशो बढ़ती है तो साइज घटता है, सबसे कम साइज होगा F- का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटम्स इन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली। द एम्पेरिकल फॉर्मूला इज, लेट मी ऐड अ पेज। ठीक है जी, क्रोमियम कितना है? क्रोमियम ऑक्सीजन 2.4 इंटू 10⁹ ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन है 4.8 इंटू 10⁹। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्रोमियम कितने हो जाएंगे? ये एटम्स है, एटम से मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स कितने आएंगे? मोल्स आएंगे, ये कितना है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये कितना है डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। अगर मुझे रेशो निकालना है तो मैं जो छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर दूं, इससे इस नंबर से पूरे को डिवाइड कर दूं, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁹ अपॉन Na डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10⁹। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना देते हैं, ये कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा कट जाएगा, और ये आ जाएगा 2 1:2 की रेशो। CrO2 वुड बी आर रिक्वायर्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum number of electrons having anti-parallel spin, okay, and being associated with n is equal to 3 and L is equal to 5. Sorry, 5 नहीं, n is equal to 3, n is equal to 5, L is equal to 3.
कुछ भी, n इज इक्वल टू 5, l इज इक्वल टू 3। इसका मतलब वो फिफ्थ शेल में एक पर्टिकुलर सबशेल की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर सबशेल की बात कर रहा है, जिस सबशेल के लिए l की वैल्यू 3 है। तो एक सबशेल में लेके जा रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला अपन को पता है, 2 इंटू 2l प्लस 1। तो 2 इंटू 3 प्लस 1, यह आ जाएगा 14। बट ये 14 जो है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इनमें से 7 होंगे ऐसे स्पिन के जिनका प्लस हाफ होगा, 7 होंगे ऑपोजिट स्पिन के। तो 7 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 कहता है द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरॉन, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 कहता है द सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज मोर देन दैट ऑफ बोरॉन। बेरिलियम लिखते हैं, बोरॉन लिखते हैं। बेरिलियम क्या है बेटा जी, 1s2 2s2, तो ये 2s2 है, ठीक है। बोरॉन क्या है, 1s2 2s2 2p1, तो 2s2 2p1। अगर मैं एक एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो कौन खुशी खुशी देगा, ये देगा ना, क्योंकि ये तो फुल्ली फिल्ड है सब शेल है। ये कहेगा यार एक इलेक्ट्रॉन मत निकालो, मेरी स्टेबिलिटी खराब हो रही है, और आप वो स्टेबिलिटी खराब करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आपके जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि यार स्टेबिलिटी मत खराब कर, और तुम कर रहे हो, इसलिए हमारी मेहनत ज्यादा लगेगी। बट ये कहेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हो, अरे ले जाओ, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं 2s2 बन जाऊंगा, मेरी स्टेबल सबशेल बनेगी। तो ये बेटर हो रहा है और ये बर्बाद हो रहा है, तो यहाँ पे मेहनत ज्यादा लगेगी। तो यस, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा है। बट अगर हम 2 की बात करें तो सोचे, 2 की बात करें तो अब ये स्टेबल है, अब इससे इलेक्ट्रॉन उड़ा रहे हो तो ये नहीं उड़ाने देगा, जबकि ये कहेगा कर लो यार, मेरे लिए तो अच्छा ही है, मैं 1s2 बन जाऊंगा, ले जाओ दूसरा इलेक्ट्रॉन, पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो IE2 बोरॉन की बेरिलियम से ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की मोर देन बोरॉन है, सही स्टेटमेंट है। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की क्या ज्यादा है बोरॉन से, नहीं है ना। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की बोरॉन से ज्यादा नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। 42 cc of carbon dioxide gas is passed over red hot coke। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बन सॉलिड से पास किया, कार्बन सॉलिड से पास किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। स्टेप 1 हमेशा जिंदगी का होता है कि बैलेंस कर दो भैया, ये बैलेंस कर दिया, अब खेलना चालू करो। वो कह रहा है 42 cc, cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ml, तो 42 ml इसका दिया और पूछा है कार्बन मोनोऑक्साइड कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। गेल-यूसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम लगाओ ना, या तो मोल्स में कन्वर्ट करके खेला होगा या डायरेक्टली वॉल्यूम में खेल लो कि 1 ml ये रिएक्ट करे तो 2 ml ये बनता है, दोनों गैसेस है ना। तो 42 ml अगर ये रिएक्ट करेगा तो 84 ml कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, या 84 cc कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन आयन Ay plus atomic number is 24, the spin only magnetic moment is √6 Bohr magneton, what is the value of y? समझते हैं, Ay plus है, A का एटॉमिक नंबर कितना दिया है 24, 24 को लिख लें, पहले 24 को लिखे, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए, 19 20 21 22 23 24, 6 और भरने हैं, 6 और भरने हैं। तो या तो आप 3d4 4s2 लिखोगे, पर मैंने आपको बोला है एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक नंबर 29 और एटॉमिक नंबर 2, इनका ध्यान जरूर रखना, यहाँ खिलवाएंगे। तो ये एक्चुअली क्रोमियम की बात कर रहा है जो 3d5 4s1 होता है। तो पहले ही कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक लिखो, तो 3d5 1 2 3 4 5 ते 4s1। उसने बोला है कि ये जो Ay प्लस जब आपने बनाया, जो भी आयन बनाई, इसका मैग्नेटिक मोमेंट है √6 बोहर मैग्नेटॉन। मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n into n plus 2 बोहर मैग्नेटॉन, है ना, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। परफेक्ट। तो n की वैल्यू क्या डालूं, इसको 2 into 4 लिखूं तो समझ आ रहा है,
is equal to under root of n into n plus 2 बोहर मैग्नेटॉन. तो n turns out to be what? n turns out to be 2. तो मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. n की वैल्यू 2 है. आंसर 2 नहीं है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 है, y की वैल्यू 2 नहीं है. हमें ऐसा कुछ खेलना है कि सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहे, और अभी यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. तो खेले कैसे अब इसमें? इसको उड़ाएंगे, इसको उड़ाएंगे, +2 हो गया, इसको उड़ाया +3, इसको उड़ाया +4. इन चारों को जब उड़ा दोगे तो एक्चुअली क्या बचेगा? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो y की वैल्यू 4 है, मतलब प्लस y का मतलब है +4. एक +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होगा तभी ऐसा होगा कि उसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और उसका मैग्नेटिक मोमेंट √6 बोहर मैग्नेटॉन आएगा. आंसर वाज ऑप्शन बी, नॉट ऑप्शन ए. ए जो है वो 2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. For an isolated gaseous atom A, the energy needed to remove the first electron is 100 kilojoule per mole, while the energy needed to remove total of 2 electrons is 500. Which of the following is correct? देखते हैं. IE1 IE2 की बात कर रहा है. देखते हैं बेटा. वो कह रहा है कि कोई एलिमेंट है, गैशियस एटम A है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन उड़ाया, तो एनर्जी देनी पड़ी 100 किलो जूल पर मोल. फिर वो कह रहा है कि इसमें से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स उड़ाए और टोटल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल 500 किलो जूल पर मोल देना पड़ा. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साथ तो नहीं उड़ाए होंगे, स्टेप बाय स्टेप उड़ाए होंगे. मतलब इससे पहले एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के A+ बनाया होगा, फिर A+ से दूसरा इलेक्ट्रॉन उड़ा के A2+ बनाया होगा, है ना. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी नीडेड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन. सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए क्या एनर्जी चाहिए? टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के लिए क्या एनर्जी चाहिए? वो नहीं, सेकेंड रिमूव करने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, राइट. तो पहला रिमूव करने के लिए उसने खुद ही बोला 100 है, टोटल 500 देना पड़ा. तो IE2 कितना हो गया? 400. IE1 हो गया 100 और IE2 हो गया 400. ऑप्शन डी वाज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 grams of NaOH is added to enough water to make a 100-gram solution. The molality of the solution is. 2 ग्राम NaOH लिया और 100 ग्राम सोल्यूशन बना, है ना. मोलालिटी कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नॉट द मास ऑफ सोल्यूशन. डेफिनेशन आनी चाहिए. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी चाहिए होता है हमें, राइट. तो अब इसको यूज करेंगे. हमारे पास सोल्यूशन का मास है, हमारे पास सोल्यूट का मास है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया? सोल्यूशन का मास माइनस सोल्यूट का मास 98 ग्राम्स, नॉट 100 ग्राम्स, 98 ग्राम्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास. सॉल्व वॉल्व करो. 1/20 कितना होता है? 0.05 मोल आ गया. तो मोलालिटी हो जाएगा 0.05 मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए. डिवाइडेड बाय 1000 करते हैं ना, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा. तो आंसर इज नॉट 0.05, इट इज नॉट ऑप्शन ए. अगर आपने 100 लिया तो ऑप्शन ए आएगा, बट आंसर इज एक्चुअली 0.0512 मोल पर केजी, विच इज ऑप्शन सी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ 2 photons हैविंग रिस्पेक्टिव वेवलेंथ्स इतना एंड इतना इज. अगर आपने ये सोचा कि वेवलेंथ 4000 अपॉन 12000 1:3 है, तो वेलोसिटी 3:1 होगा, तो आपने गलती करी है, आपने एनर्जी खेल लिया है. एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. बिल्कुल सही बात है कि E1/E2 अगर वो पूछता तो मैं λ2/λ1 लिखती, है ना, ये आता, और 3:1 एनर्जी का रेशो आता. पर मैंने क्या पूछा था? वेलोसिटी का रेशो. और दोनों फोटॉन्स है, स्पीड ऑफ लाइट सेम रहेगा, वेलोसिटी का रेशो 1:1 रहेगा. तो ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें हमें दिमाग ये लगाना था कि भाई पूछ क्या रहा है, ध्यान से वेलोसिटी पढ़ना था. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द न्यूट्रल ऑक्साइड. हंसो, रुक जाओ, मरो, नो, हंसो, पानी पियो, यही था.
मरो, कार्बन मोनोऑक्साइड, नो, नाइट्रिक ऑक्साइड, हंसो, N2O, पानी पियो। ये सब न्यूट्रल है, तो ये जो भी ऑप्शंस दिए हैं ये सारे ही न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं। आंसर वाज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिक गैस हैज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला CH3। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया है। इफ 2 liters of this gas has the same mass as 2 liters of nitric oxide at NTP, the molecular formula is। जब भी हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया होता है और हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता है तो हमें पता होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू सम नंबर इज इक्वल टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये नंबर पता करना होता है हमें, है ना। ये नंबर आता कैसे है? ये नंबर आता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से। अब क्योंकि हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालना कोई मुश्किल बात नहीं थी। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा 12 + 3 15। मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, मोलर मास पता होना चाहिए। उसने क्वेश्चन में बोला है कि 2 लीटर ऑफ दिस गैस का जो भी मास है का मास इज इक्वल टू 2 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड का मास। यार अगर 2 लीटर गैस का मास 2 लीटर दूसरी गैस के इक्वल है तो 10 लीटर गैस का मास दूसरी 10 लीटर गैस के इक्वल हो जाएगा। 2 लीटर का इक्वल है तो 1 लीटर 1 लीटर का इक्वल होगा, तो 10 लीटर 10 लीटर का इक्वल होगा। एंड देयरफॉर 22.4 लीटर ऑफ दिस गैस का मास इज इक्वल टू 22.4 लीटर नाइट्रिक ऑक्साइड का मास। ये होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और 22.4 लीटर गैस मतलब क्या होता है? 1 मोल गैस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल ये गैस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड। 22.4 लीटर इज 1 मोल और मास ऑफ 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड इज द मोलर मास, जो कितना होगा? इसका कितना होता है? 14 + 16 कितना होता है? मैथ है भैया, टाइम दे दो। 30। तो ये आ गया। n की वैल्यू क्या आ गई? 30/15 2। C2H6 इज द टाइप ऑफ गैस। कहाँ है ऑप्शंस दिखाओ या C2H6 ऑप्शन बी। ठीक है जी। अगला सवाल, द नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड्स। स्फेरिकल नोड्स क्या होते हैं? स्फेरिकल नोड्स होते हैं रेडियल नोड्स, राइट। टोटल नोड्स क्या होता है? टोटल नोड्स होता है n-1। n की वैल्यू ये है, n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 - 1 3 है टोटल नोड्स। इनमें से एंगुलर नोड्स कितने होंगे? एंगुलर नोड्स होता है l की वैल्यू। p सबशेल या p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1, तो रेडियल कितने बचे? रेडियल बचे 2। नेक्स्ट, which of the following would involve maximum evolution of energy? evolution of energy मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब डेल्टा H नेगेटिव होना चाहिए। अगर सोडियम गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसके लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी हैज टू बी गिवन, एनर्जी हैज टू बी गिवन, तो ये तो एंडोथर्मिक है। एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, इवॉल्व थोड़ी होगी। F+ इलेक्ट्रॉन्स गिव्स F-, एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शंस देख लेते हैं। Al गिव्स Al++ इलेक्ट्रॉन। अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात हो रही है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये एंडोथर्मिक हो जाएगा। और लास्ट है, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिया तो Cl- बना, यस ये एक्सोथर्मिक है। तो अभी हमारे पास ऑप्शन बी और डी एक्सोथर्मिक चल रहे हैं। बी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता रहा है फ्लोरीन के लिए, और डी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बता रहा है क्लोरीन के लिए। किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होता है? क्लोरीन का। क्लोरीन का साइज छोटा होता है ना, तो ये क्वेश्चन देने का पर्पस ये था। अगला, 100 grams of calcium carbonate sample decomposes to give 33 grams carbon dioxide. Calculate the percentage purity. ध्यान से पढ़ा कीजिए, प्योरिटी लिखा है या इम्प्योरिटी? यहाँ प्योरिटी लिखा है। तो उसने बोला कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल लिया, उसको गर्म किया तो उसने दिया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट है? करेक्ट है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बनी 33 ग्राम, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बने? 33/44, 3/4 मोल्स बने। ठीक है, ओके। सैंपल है, हमें ये पता है कि ओनली द प्योर पार्ट रिएक्ट्स, ओनली द प्योर पार्ट रिएक्ट्स। ठीक है, उसी ने रिएक्ट किया होगा। अब कितना रिएक्ट किया वो निकालते हैं। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाना है
तो मुझे 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देना पड़ेगा। 1 मोल प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जब डिकम्पोज होगा तो ही 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। मैं बना रही हूँ 3/4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो मेरे को 3/4 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कराना पड़ेगा। करेक्ट है? 1 मोल चाहिए तो 1 मोल डिकम्पोज कराओ, 3/4 मोल चाहिए तो 3/4 मोल डिकम्पोज कराओ। मैंने 3/4 मोल डिकम्पोज कराई, तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो रिएक्ट किया है या जो प्योर है वो कितना है? 3/4 ऑफ मोलर मास, 3/4 ऑफ 100 ग्राम पर मोल, तो ये आ जाएगा 425 75 ग्राम्स एक्चुअली रिएक्ट किया। परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा? कितना रिएक्ट किया अपॉन कितना लिया था इंटू 100, 75% प्योर है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, इस क्वेश्चन में मैंने आपसे परसेंटेज प्योरिटी पूछा था और मैंने वही रोक दिया था। हो सकता है पेपर में वो आपसे परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछे, और अगर वो आपसे परसेंटेज इम्प्योरिटी पूछेगा तो वो होगा 100 माइनस परसेंटेज प्योरिटी, तो 100 माइनस 75 विच वुड बी इक्वल टू 25%। ठीक है, नेक्स्ट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ 7s ऑर्बिटल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है अंडर रूट ऑफ L इंटू L+1 H क्रॉस। S के लिए L की वैल्यू 0 होती है, 0 इंटू 0+1 H क्रॉस, 0 इंटू एनीथिंग इज 0. आंसर वॉज ऑप्शन A. The largest group containing the maximum number of elements in the periodic table is, largest group पूछा है, पीरियड नहीं पूछा। लार्जेस्ट ग्रुप होता है ग्रुप 3, क्योंकि वो ग्रुप 3 वो तो दिख ही रहे हैं जो है, उसके अलावा जो चरणों में F वाले बैठे हैं वो भी ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं। 4F सीरीज पूरी, 5F सीरीज पूरी, ये भी ग्रुप 3 को बिलोंग करते हैं। तो लार्जेस्ट ग्रुप कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ग्रुप 3। नेक्स्ट करने से पहले मेरे को पानी पीने दो, बहुत प्यास लग रही है, रुक जाओ, पढ़ो तब तक क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है। जब भी कोई चीज दी होती है तो डायरेक्टली मॉलिक्यूल्स नहीं आते, सबसे पहले मोल्स आते हैं, मोल्स के बाद मॉलिक्यूल्स की बात होती है। यहाँ तो मैंने मॉलिक्यूल्स पे रोक दिया है। एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इसी क्वेश्चन में जहाँ पे एटम्स तक जाना। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स, वहां तक जाना। ठीक है, इसी क्वेश्चन का एक अदर वर्जन बना के दे रही हूँ, वो करना अटेम्प्ट। चलो, 1.7 ग्राम अमोनिया दिया, लिख लेती हूँ पहले क्या क्या दिया। 1.1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया, 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया है, और ये भाई साहब कौन है? 2.4 ग्राम ओजोन दिया है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल ले, गिवन मास अपॉन मोलर मास 0.1 आ जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 0.1 Na। ठीक है, 1 ग्राम 1.1 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा 1.1 अपॉन 44, ये क्या हो जाएगा? 1/40। 1/40 कितना होगा? रुक जाओ, 1/4 होता है 0.25, तो 0.025, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.025 Na मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास 0.5, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.5 Na। 2.4 अपॉन 16 3 जार 48, तो ये हो जाएगा 1/20 मोल्स विच इज 0.05 मोल्स, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.05 Na। सबसे कम मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है? सबसे कम मॉलिक्यूल्स ये है 0.025 Na। आंसर वाज ऑप्शन बी। मैंने अगेन बोला है एक क्वेश्चन और अटेम्प्ट करना, इसी में नंबर ऑफ एटम्स तक जाना। मॉलिक्यूल्स तक गए ना, अब हर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है तो इतने में कितना होगा वो निकाल लेना। फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विच रूल इज वायलेटेड? ऑफबॉ प्रिंसिपल कहता है कि लोअर एनर्जी वाले सबशेल्स पहले भरेंगे, फिर हायर एनर्जी वाले, या लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स पहले भरेंगे, फिर हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स भरेंगे। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं और दोनों की स्पिन उल्टी पुल्टी होनी चाहिए। और हुंज रूल कहता है कि भाई ठीक है, अगर डीजनरेट ऑर्बिटल्स है तो पहले वो सिंगली भरना, फिर पेयरिंग चालू करना। तो यहाँ पे हुंज रूल जो है वो वायलेट हो रहा है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स है 2px 2py 2pz, पर हमने उसको सिंगली पहले नहीं भरा, तो इसलिए हुंज रूल जो है वो वायलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the elements that are a part of 5F series are called actinoids. The elements that are a part of 4F series are called lanthanoids, and the elements that are a part of 5F series are called actinoids. The total number of orbitals present in a p subshell of the 6th shell are.
ठीक है, सिक्स्थ शेल के हर पी सब शेल की बात करनी है, हर पी सब शेल की। मतलब क्या है मेरा, सुनो, सिक्स्थ शेल मतलब n इज इक्वल टू 6। सब शेल्स क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 4 और 5 ये हो सकते हैं। S P D F G H ये सब शेल्स हैं। P सब शेल की बात करनी है, P सब शेल, द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द P सब शेल। इस P सब शेल में ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 2 इंटू, सॉरी 2 नहीं करेंगे, वो तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 12 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो 3 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ठीक है, हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन द पी सब शेल। तो सिक्स्थ शेल में 6s 6p 6d व्हाटएवर चलेगा, जो 6p सब शेल है उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, 3 ही है, 6px 6py 6pz। नेक्स्ट, द स्पीशीज विद द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, लोएस्ट लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। तो सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी सीजियम की हो जाएगी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा आसान होता है बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। A compound of P and Q have equal masses of them. Okay, if their atomic masses are 20 and 30 respectively, the molecular formula of the compound is, पहुंचते हैं यार molecular formula तक। देखो, हाँ जी, P और Q है, P और Q है और equal masses है, मतलब अगर इसका भी m मास है तो इसका भी m मास है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, m अपॉन मोलर मास ऑफ P इज 20 एंड मोलर मास ऑफ Q इज 30। ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है तो रेशो की बात करेंगे। रेशो के लिए जो छोटा नंबर है उससे दोनों को डिवाइड कर देंगे, m/20 छोटा होगा या m/30, 1/20 छोटा होगा या 1/30, 1/30, तो उससे डिवाइड करेंगे, m/20 अपॉन m/30 और ये आ जाएगा 1, m से m गया तो 30/20 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 1.5 लिख दूं, पूरे चीज को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 ये 2, P3Q2 is the formula, P3Q2 is the formula, answer is option C। नेक्स्ट सवाल, द लॉथरमेयर कर्व फॉर एन एलिमेंट x is given as, ठीक है जी, लॉथरमेयर कर्व एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के बीच का कर्व था। मेंडलीव और इसने सिमिलर सी बातें की थी, बस इस भाई साहब ने ग्राफ दे दिया था, उस भाई साहब ने टेबल दे दिया था। तो इसकी पहाड़ी की चोटी पे एल्केली मेटल्स होते हैं, उतरते हुए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं, और अगर एल्केलाइन अर्थ मेटल है तो उसकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। कैल्शियम सोच लो ना दिमाग में, मैग्नीशियम कैल्शियम बेरियम कुछ भी सोच लो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। टू व्हाट ग्रुप डज एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 112 बिलोंग, 112 की बात हो रही है, एटॉमिक नंबर दिया है और हमें बोला ग्रुप बता दे। जब भी एटॉमिक नंबर की बात होती है तो क्या सिखाया है, नोबल गैसेस के याद रखो, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। 112 है तो इससे पहले रेडॉन ही आ रहा होगा 86 वाला, तो आपने रेडॉन तक कौन सा पीरियड खत्म कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, रेडॉन तक सिक्स्थ पीरियड खत्म हो चुका है, सिक्स्थ पीरियड खत्म हो चुका है। इसके बाद 7s होगा और हर पीरियड ns से np जाता है, 7s से 7p जाएगा। बीच में कौन कौन भरेंगे, बीच में भरेगा 5f और 6d। कितने इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हो, 86, 112 में से 86 गए, कितने बचे 6, 26 इलेक्ट्रॉन्स और भरने हैं, तो आओ भरे। यहाँ पे 2 और भर दिए 24 बचे, 14 और भर दिए कितने हो गए 10 और बचे, यहाँ पे 10 और भर दिए जी 10 और, तो 6d में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है, डी सब शेल में गया। डी सब शेल में जाने की वजह से ग्रुप का नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d प्लस ns के इलेक्ट्रॉन्स, तो 10 + 2 ग्रुप हो जाएगा 12, आंसर है 12। ठीक है जी, आंसर आ गया इसका 12। अगला सवाल, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्साइड आयन। टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूछा है,
मास से मोल्स निकाल के डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन्स तो जाना मत। सबसे पहले क्या होगा, मास से जाओगे मोल्स, मोल्स से जाओगे आयंस पे, और फिर जाओगे इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आपको सोचना क्या था, नंबर ऑफ मोल्स है 8 ग्राम्स, मोलर मास 16 होता है, 16 होता है, तो ये ग्राम पर मोल, तो ओवरऑल आ गया 0.5 मोल, मोल आ गए। अब हमें पता है कि एक मोल में Na आयंस होता है, तो 0.5 मोल में कितना आयंस हो जाएगा, 0.5 Na आयंस, नंबर ऑफ आयंस आ गया 0.5 इंटू Na आयंस। अब नंबर ऑफ आयंस आ गया आपके पास। अब आयंस, एक आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, O2 माइनस है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, एक में 10 है, तो इसमें कितना होगा 5 Na इलेक्ट्रॉन्स, तो आंसर आ जाएगा 5 Na इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if we have Na atoms of a gas Y, delta H is the energy needed to convert half of these atoms to Y plus। ओ भाई साहब, Na atoms है किसी के, Na atoms of Y है, Na/2 atoms को आयनाइज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है डेल्टा H, है ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, पर मोल पूछा है, भैया कुछ चीजें मार्क कर लो। तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि Na/2 एटम्स को अगर मैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करूं तो मुझे एनर्जी देनी पड़ती है डेल्टा H। तो एक एटम के लिए कितनी देनी पड़ेगी, इतने के लिए इतने, तो एक के लिए डेल्टा H अपॉन Na/2, या मैं बोल सकती हूँ 2 इंटू डेल्टा H बाय Na। ये एक एटम के लिए है। पूछा क्या है हमसे, पर मोल, पर मोल का मतलब होता है Na एटम्स, एक एटम के लिए आ गया, तो Na एटम्स के लिए कितना होगा 2 इंटू डेल्टा H अपॉन Na इंटू Na, 2 इंटू डेल्टा H। आंसर आ गया, आंसर आ गया ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है जी, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ साइज इज नॉट करेक्ट। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो ब्रोमियम का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट साइज घटता है, लेफ्ट टू राइट जाओ तो साइज घटता है, डाउन द ग्रुप जाओ तो साइज बढ़ता है, तो ब्रोमियम का साइज फ्लोरीन से ज्यादा होना चाहिए, सही बात है, नॉट करेक्ट पूछा है। लिथियम का साइज बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए, सही बात है। एल्यूमिनियम गैलियम से बड़ा है, आलू गाजर से मोटा होता है, जबकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो हम ये सोचते हैं कि गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से, बट एक्चुअली साइज किसका बड़ा होता है, एक्चुअली साइज बड़ा होता है एल्यूमिनियम का। क्यों, क्योंकि डी सबशेल की पुअर शील्डिंग होती है गैलियम में, तो ये भी सही है। मैग्नीशियम का सोडियम से बड़ा है, ये गलत है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज घटता है, तो मैग्नीशियम का साइज सोडियम से तो कम ही होना चाहिए। यार चार्जिंग नहीं है, रुको भैया एक सेकेंड, आगे बात करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल्स इज इम्पॉसिबल फॉर द थर्ड शेल, थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3 है, तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो इसके लिए s सबशेल पॉसिबल है, p पॉसिबल है, d पॉसिबल है, f नहीं पॉसिबल। तो आंसर वाज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, मार्क कर लिया करो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। इक्वल मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नहीं, इक्वल वॉल्यूम्स विल हैव सेम मॉलिक्यूल्स। इक्वल मासेस की बात कैसे हो सकती है, समझो क्या मतलब है इसका। अगर मैं 1-1 ग्राम ले लूं दोनों का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे 1 ग्राम अपॉन 32, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हो जाएंगे 1 अपॉन 28। तो यार मोल्स ही अलग है तो मॉलिक्यूल्स भी तो अलग होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे दिस इंटू Na, 1/32 इंटू Na, इसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे 1/28 इंटू Na। ऑफकोर्स अलग चीज है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, जल्दीबाजी में ना किया करो। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नॉट इक्वल मासेस। 5F सीरीज बिलोंग्स टू द 6th पीरियड, ये तो गलत बात है ना। 4F सीरीज बिलोंग्स टू द 6th पीरियड, 5F सीरीज बिलोंग्स टू द 7th पीरियड। बेरिलियम इज अ ग्रुप 2 एलिमेंट बट नॉट एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, बिल्कुल सही बात है, इसमें मैंने मीम भी बनाया हुआ है, ठीक है। जिंक इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये गलत बात है। जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सारी स्टेटमेंट्स अच्छी स्टेटमेंट्स थी भाई, इस क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बना के रख लेना,
ये बड़ी मेहनत से स्टेटमेंट्स बनाई थी मैंने, ये सारी स्टेटमेंट्स पढ़ते ही सही लगती हैं, ये स्टेटमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ना तो ग्राउंड स्टेट में ना तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास पार्शियली फिल्ड डी सबशेल है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन भी दिया, प्रॉमिस किया था हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगी। यहाँ पे क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, इसलिए ग्लूकोज रखा था क्योंकि मुझे लगा था कि इसका तो पता ही होएगा। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, एक मोल की बात नहीं हो रही। 180 ग्राम्स जो होता है वो एक मोल की बात होती है, एक मॉलिक्यूल है तो 180 U, तो 1 का 3 होना चाहिए, तो 50-50 पहले ही बोला था। एक चीज करके हमेशा वो ऑप्शन काट दिया करो जो हो ही नहीं सकते हैं, कभी गलती नहीं करोगे। तो या तो आंसर ये है या तो आंसर ये है। मास ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल अगर कहीं लिखा है तो इसका मतलब वो प्यार से 1 मोल की ही बात कर रहा है, 1 मोल की ही बात कर रहा है। तो समझ लो 1 मोल नाइट्रोजन गैस की बात हो रही है तो 28 ग्राम होगा, 28 U नहीं होगा, तो बी का है सेकंड, तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, आंसर वाज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द हाईएस्ट एनर्जी, अब एनर्जी की बात हो रही है, नॉट वेलोसिटी। उस क्वेश्चन में आपको वेलोसिटी जान के दिया था क्योंकि E इज इक्वल टू hc/λ वाले क्वेश्चंस आपने हमेशा कर रखे हैं, वेलोसिटी सेम होती है। अब हाईएस्ट एनर्जी की बात हो रही है तो लेफ्ट टू राइट, मतलब कॉस्मिक, फिर गामा, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर IR, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, ये ऑर्डर होता है। तो सबसे ज्यादा कॉस्मिक रेज, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा। अगेन एक और क्वेश्चन बना के बता रही हूं, लिख लेना ये भी साइड पे। कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम इज, कोवेलेंट रेडियस जो होता है वो वॉन डर वाल से भी कम होता है और मेटालिक से भी कम होता है, तो स्मॉलर देन इट्स वॉन डर वाल रेडियस। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कॉन्फिगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेफ्ट टू राइट जाओ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाओ तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है। तो अगर आपका आंसर ये आया है तो आपने शायद इस भाई साहब को मिस कर दिया है, भैया ये हीलियम है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इन द एंटायर पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट पीरियड का है 1s2 है, सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी इसी की होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस थे, सॉरी 15 क्वेश्चंस थे, 10 करने थे, 5 नहीं करने थे, वही वो चॉइस होता है ना यार, सही बोल रही हूँ ना मैं नहीं बनाया था, मैं ही भूल गई। हाँ 15 क्वेश्चंस थे। आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट बिलोंग टू द सेम पीरियड, आइडेंटिफाई द स्पीशीज दैट बिलोंग टू द सेम पीरियड, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट वाला, सेम पीरियड में बिलोंग करने वाले लोग बताने हैं। स्कैंडियम और गैलियम दोनों सेम पीरियड के हैं, 4s 3d 4p होता है, 4p3 होता है, ये 4s2 4p3, इससे जस्ट ऊपर एल्यूमिनियम होता है ना थर्ड पीरियड का, ये फोर्थ पीरियड का, और 3d मतलब थर्ड पीरियड नहीं होता, 3d मतलब फोर्थ पीरियड का होता है, स्कैंडियम फोर्थ पीरियड का है। नेक्स्ट, द करेक्ट रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर अ 4p ऑर्बिटल इज, अगर आपने नंबर ऑफ पीक्स के हिसाब से करा है तो L माइनस एल कर लो डायरेक्टली, 4 माइनस 1, 3 पीक्स होने चाहिए, और सबसे पहला पीक छोटा फिर बड़ा फिर और बड़ा, तो आंसर तो ए ही आना था इसका। और अगर आपने इस हिसाब से करा है कि आपने रेडियल नोड्स निकाले हैं पहले, तो इसमें रेडियल नोड्स कितने हो जाएंगे, टोटल नोड्स है 3, एक एंगुलर है और 2 रेडियल नोड्स है, तो 2 बार ये एक्स एक्सिस से टकराना चाहिए था और यहाँ पे टकरा रहा है, और पहले छोटी पहाड़ी होती है फिर बड़ी पहाड़ी होती है, आई होप याद होगा। नेक्स्ट, the absorption line of the highest frequency in the transition of hydrogen spectra is, तो energy is equal to h nu होता है, तो E is directly proportional to nu, तो जिसका E ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। क्या पूछा है, अब्जॉर्प्शन लाइन पूछा है, मतलब लोअर से हायर जाना है, लोअर टू हायर जाना है, तो अगर लोअर टू हायर जाना है तो इसमें ना तो आंसर 2C हो सकता है ना तो D हो सकता है, क्योंकि वो एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा है। अब इन दोनों में एनर्जीज का निकाल लेना, डेल E फर्स्ट वाले केस में वुड बी इक्वल टू क्या, -13.6 1/1² -1/2², और डेल E B हो जाएगा -13.6
1/3² माइनस 1/8², सॉल्व वॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट, the quantum numbers of the most energetic electron in neon atom at its first excited state. neon क्या होता है यार? 1s2, 2s2, 2p6। अगली excited state क्या होगी? 2p के बाद 3s भरना होता है ना, 3s is the next energy level। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट हो जाए, मतलब 1s2, 2s2, 2p5, 3s1, इलेक्ट्रॉन ऐसे एक्साइट हो जाए। और अगर एक्साइट हुआ तो हाईएस्ट एनर्जी वाले क्या है? 3s1 है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0, ml इज इक्वल टू 0, ms इज इक्वल टू प्लस हाफ माइनस हाफ, जो भी हो, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द यूनिटलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस क्वांटिटी इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज मोलर मास बाय 2, पर वो क्यों मोलर मास बाय 2 होता है वो बताया हुआ है आपको। इट इज एक्चुअली द डेंसिटी ऑफ द गिवन गैस at a particular temperature pressure divided by density of hydrogen at that temperature pressure, और फिर डिराइव करके वो एक्चुअली आंसर आता है मोलर मास ऑफ दैट गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, जिसको आप 2 बोलते हो, जो 2 होता भी है। तो इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज द रिलेटिव डेंसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 0.1 मोलर 250 ml solution, 0.1 मोलर 250 ml सोल्यूशन दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ध्यान रखना होता है कि वॉल्यूम लीटर में हो, ये एक गलती बिल्कुल नहीं करनी होती। तो 25 4 जा, या चलो इसको सीधा वैसे ही लिख देते हैं, 0.025 नंबर ऑफ मोल्स आ गया, तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 0.025 Na। आंसर वॉज 0.025 Na, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of wavelengths of the first line in Balmer and Paschen series। wavelength का रेशो पूछा है, वेव नंबर का नहीं। Balmer and Paschen फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लाइन इन Balmer का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लोअर लेवल 2 है और उससे जस्ट हायर पे जा रहा है। फर्स्ट लाइन इन Paschen का मतलब क्या होता है? फर्स्ट लाइन इन Paschen का मतलब होता है 3 से जस्ट नेक्स्ट पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। करेक्ट है, ये हो गया फर्स्ट लाइन Balmer, फर्स्ट लाइन Paschen। अब इसका रेशियो ऑफ वेवलेंथ्स पूछा है। अगर आपने 1/λ ऑफ Balmer अपॉन 1/λ ऑफ Paschen करा है तो ये गलत है, समझाती हूँ क्यों। 109677 इंटू 1/2² माइनस 1/3² करा होगा, डिवाइडेड बाय 109677 1/3² माइनस 1/4² करा होगा, यही करा है। ठीक है जी, ये एब्सोल्युटली गलत इसलिए है क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर बनता है तो ये आपने एक्चुअली लैम्डा Paschen अपॉन लैम्डा Balmer निकाला है, पर उसने Balmer अपॉन Paschen निकालने को कहा था, तो आपको इसका उल्टा फैक्टर लेना चाहिए था। अगर आपका ये आ भी गया तो आप उसको रिवर्स करते, या फिर आप लिखते 1/λ ऑफ Paschen अपॉन 1/λ ऑफ Balmer इज इक्वल टू 109677 1/3² माइनस 1/4² डिवाइडेड बाय 109677 1/2² माइनस 1/3²। ये कटता तो ये अब आता लैम्डा Balmer अपॉन लैम्डा Paschen इज इक्वल टू 4 4 जार 16 माइनस 3 3 जार 9 अपॉन 16 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 अपॉन 4 इंटू 9। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना के इधर ही सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 16 में से 9 का कितना होता है? 7 होता है ना, अपॉन 16 इंटू 9, दिस इंटू 9 माइनस 4 5 होता है, और ऊपर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बना दिया, ये कट जाएगा, 4 4 जार 16, तो 7/20 आना चाहिए आंसर। आंसर आना चाहिए 7/20, नॉट 20/7। ठीक है जी। नेक्स्ट, द सबशेल विद द हाईएस्ट एनर्जी। एनर्जी की बात हो रही है तो N+L रूल लगेगा पहले। N+L रूल अगर हम लगाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 7, 5 + 2 7, 6 + 1 7 और 7 + 0 7। अब अगर N+L सेम आ गया, अगर ये सेम आया तो फिर N देखो, जिसका N छोटा उसकी एनर्जी कम,
जिसका n बड़ा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी 7s की। नेक्स्ट क्वेश्चन, atomic weight of neon is 20.2. Neon is a mixture of Ne20 and Ne22. Relative abundance पूछा है हमसे, relative abundance पूछा है, average atomic mass दिया है, average atomic mass दिया है। let's say जो 20 वाला है वो x है, ठीक है, नियॉन बटा हुआ है x परसेंटेज जो है वो 20 वाले हैं, तो 100 माइनस x परसेंटेज 100 ही होता है ना टोटल, इतने परसेंट जो है वो कितने वाले होंगे, 22 वाले होंगे। तो एवरेज मास है 20.2। पहले तो 20.2 से ही समझ आ रहा है कि आंसर किसके आसपास होगा। क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना होता है इसमें, तो वैसे मैं कर भी नहीं रही, मैं तो बस बता रही हूँ। सुनो, या तो 20 है या तो 22 है। अगर दोनों 50-50% होते तो एवरेज 21 आता। अगर 22 वाले लोग ज्यादा होते तो एवरेज इन दोनों के बीच में आता। अगर 20 वाले लोग ज्यादा हैं तो एवरेज इन दोनों के बीच में है। एवरेज क्या है, 20.2। इसका मतलब 20 वाले लोग ज्यादा है, आंसर 90% आएगा। मैं सॉल्व भी करके दिखा रही हूँ। 20.2 इज इक्वल टू 20 वाला इंटू वैसे लोग कितने हैं प्लस 22 वाला इंटू वैसे लोग कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल लोग है 100। एक्स की वैल्यू सॉल्व करोगे 90 आएगा। करनी भी नहीं थी वैसे तो इस क्वेश्चन में, अगर करी है तो टाइम वेस्ट करा है, तरीका आप लोग को सिखाया हुआ है। नेक्स्ट, फ्लोरीन एटम एंड फ्लोराइड आयन आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ व्हाट। फ्लोरीन एटम है, फ्लोराइड आयन है, क्या फर्क है दोनों में। एटॉमिक नंबर तो इसका भी सेम है, Z इज इक्वल टू 9 इसके लिए भी है, Z इज इक्वल टू 9 इसके लिए भी है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी 9 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें भी 9 है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में इक्वल है, नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में अलग है, इसमें 9 है इसमें 10 है। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेफ्ट टू राइट जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाओ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वुड बी फ्लोरीन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज आर ऑलवेज नेगेटिव। निहायत ही गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज एल्केलाइन अर्थ मेटल की, नाइट्रोजन की और नोबल गैसेस की पॉजिटिव होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज आर ऑलवेज नेगेटिव, गलत बात है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज आर ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां पे आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू नेगेटिव हो जाए, हमेशा ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि अगर हमेशा किसी से इलेक्ट्रॉन खींच के निकालना है तो हमें मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट, द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव। किसी के पास इलेक्ट्रॉन है, आप उसको दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो आप ही को मेहनत करनी पड़ेगी। ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और मैंने आपको अभी अभी बताया एल्केलाइन अर्थ मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, तो ये भी पॉजिटिव है। देखो, जो चीजें सिखाई हुई हैं उससे रिलेटेड स्टेटमेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं ऐसे, तो आपको सवाल करना आना चाहिए। अगर आपके लॉजिक्स क्लियर है तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। यही कैल्शियम की जगह अगर सोडियम होता तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती, तब आंसर सिर्फ ऑप्शन ए होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपैक नेम ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 108 इज अननिल ऑक्टियम। अननिल ऑक्टियम, आंसर वाज ऑप्शन ए। The atom has 15 electrons. Its nucleus has 16 neutrons. 15 electrons है, 16 neutrons है। The correct atomic number. Atom की बात है ना, आयन नहीं है। अगर न्यूट्रल एटम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, तो अटोमिक नंबर कितना है, अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 15, और मास नंबर कितना हो जाएगा, मास नंबर हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, विच कम्स आउट टू बी 15 प्लस 16 विच इज 31। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है जी। तो इस टेस्ट में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 के हर तरह के सवाल को कवर किया गया था कि क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, मैच द फॉलोइंग की और असर्शन रीजन की। तो अगर अच्छा लगा है तो ऐप के रिव्यू में ज़रूर लिखना कि टेस्ट अच्छे हैं, अगर नहीं लग रहा है तो भी लिख देना यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर तरह के रिव्यू वेलकम्ड है, बट मैं रिव्यूज़ पढ़ूंगी तो प्लीज़ मुझे उसमें बताना आपको टेस्ट कैसा लगा था। दैट्स द ओनली वे आई कैन नो। ऑल्सो ये टेस्ट की डिस्कशन 50 मिनट हो चुकी है, तो इसका लिखना तुम्हारा और जल्दी होना चाहिए था। तो अपनी टाइमिंग्स नोट करना मत भूलना फॉर एवरी टेस्ट
फॉर 5-6 टेस्ट्स एंड देन वी कैन एनालाइज कि क्या किया तुम लोगों ने। चलो मिलती हूँ क्लासेस में।